हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाओशेन एंड नायान उन सोनिक वेव का सामना कर उस चैलेंज को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में नायान नाकाम रहती है। उन सोनिक वेव की वजह से उसकी डोईकुई एग्जॉस्ट हो जाती है एंड उसे चक्कर आ जाते हैं। वो वहीं पर बेहोश होने लगती है, लेकिन एन वक्त पर जियान जाकर उसे संभाल लेता है। जियान उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद जियान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है एंड साथ ही साथ अपने टाइगर लायन गोल्ड शैटरिंग रोर का भी यूज करता है। उसके टाइगर लायन गोल्ड शैटरिंग रोर से वहां मौजूद सभी चूहे लगभग कुछ देर के लिए पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं एंड जियान ये चैलेंज पार कर लेता है। जियान को ये चैलेंज पार करता देख लगभग सभी लोग शॉक थे। किसी को नहीं लगा था कि जियान ये चैलेंज पार कर लेगा, बट जियान ने हमेशा की तरह सभी को गलत साबित कर दिया था। अब आगे सभी की नजरें अभी के लिए जियान पर ही टिकी हुई थी। तभी जिनशी की नज़र वहां मौजूद सभी माउस पर पड़ती है, जिनकी हालत अभी के लिए काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो समझ जाता है जियान के ड्रैगन रोर की वजह से इन माउस की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है एंड इसका एडवांटेज अगले पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब अगला पार्टिसिपेंट आगे बढ़ने लगता है। जियान को यिनयांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल की वजह से जो ड्रैगन ऑरा मिला था वो काफी पावरफुल था। यहाँ पर उसे एक और बात पता चली थी, उसके पास ड्रैगन ऑरा होने की वजह से उसके लायन टाइगर गोल्ड शैटरिंग रोर की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही साथ ड्रैगन ऑरा की वजह से उसकी जो ये सोनिक टाइप डाउ टेक्निक थी उसका इन जंगली बीस्ट पर मैजिकल बीस्ट पर नॉर्मल से ज्यादा असर होता था। जियान माउंटेन पीक पर पहुंच चुका था। वहां पर एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म था एंड वहां पर कई सारे होल्स भी मौजूद थे, लेकिन वहां पर जियान को कहीं भी ब्लड पूल नहीं दिख रहा था एंड इस बात ने जियान को काफी ज्यादा बेचैन कर दिया था, बिकॉज जिस मकसद के लिए वो यहाँ पर आया था वो उसे नहीं दिख रहा था। लेकिन वो सोचता है अगर सभी लोग यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि जरूर ब्लड पूल यहीं कहीं आसपास होगा, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी नज़र टैंगिंग और मूकविंग पर पड़ती है, जो उसे वहां देखकर स्माइल कर रहे थे। लेकिन मिस फैंग और वैंग चैन उसे वहां देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। जियान उन दोनों को इग्नोर कर देता है एंड टैंगिंग के पास जाता है। टैंगिंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ये चैलेंज पार कर लिया। तो जियान कहता है थैंक यू एंड तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जियान टैंगिंग से ज़्यादा बात नहीं करता है, बिकॉज अभी के लिए उसे मूकविंग से जाकर बात करनी थी। वो मूकविंग के पास जाता है। मूकविंग अगले पार्टिसिपेंट को ऊपर आते हुए देख रही थी, तभी वो फील करती है जियान उसके पास आया है। वो पीछे मुड़कर देखती है एंड कहती है मैं ये देखकर शॉक हो गई हूँ कि तुमने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को इतने अच्छी तरह से सीख लिया है। तो जियान कहता है हाँ, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। मूकविंग कहती है तुम अभी किस लेवल पर हो? जियान कुछ कहता, तभी मिस फैंग कहती है ये किसी भी लेवल पर हो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ये कभी मुझे नहीं हरा पाएगा। इसने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट हमारे फाइन लाइटनिंग पेविलियन से चुराई है एंड चोरी की चीज का इंसान को ज्यादा फायदा नहीं होता है। एंड मैं ये बात अच्छे से समझ रही हूँ, तुम ये सब मुझे जलाने के लिए कह रही हो, तो याद रखो पिछले 4 सालों में मेरी पावर भी काफी ज्यादा बड़ी है एंड देखना इस बार वक्त बदलेगा एंड मैं तुम्हें 3 महीने बाद होने वाले कंपटीशन में हरा दूंगी। तो मूकविंग कहती है वो तो वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होने वाला है, तुम्हें अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जियान को इन दोनों की बातों से कोई मतलब नहीं था, वो इन दोनों की बातों को इग्नोर कर देता है। वो मूकविंग के पास जाता है एंड कहता है मिस मू, क्या मैं आपसे प्राइवेटली कुछ बातें कर सकता हूँ? मूकविंग वैसे तो जियान को नहीं जानती थी, उन्हें मिले अभी ठीक से 1 दिन भी नहीं हुआ था, बट जिस तरह जियान ने पिछले कुछ महीनों में वाइन लाइटनिंग पेविलियन की इज्जत की तबाही मचाई थी, वो देखकर मूकविंग काफ़ी ज़्यादा खुश थी एंड उसके ऊपर जियान का काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ा था। इसलिए वो कहती है क्यों नहीं, हम जरूर बात कर सकते हैं। जियान मूकविंग के साथ वहाँ से नायान के पास आ जाता है। जियान नायान को एक पिल देते हुए कहता है तुम इसे खाकर हील हो जाना एंड हाँ याद रखो जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँ तब तक
इधर उधर कहीं भी मत भटकना, यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करना। तो नायान हाँ में सिर हिला देती है। मुकुइंग एंड जियान अब उन लोगों से थोड़ा दूर आ जाते हैं। जियान कहता है, मुकुइंग क्या मैं जान सकता हूँ क्या आप फैंग जुनजे की डिसाइपल हैं? तो मुकुइंग कहती है, हाँ, और ये बात तो सबको पता है, तुम बस ये बात पूछने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तो जियान कहता है, नहीं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछनी है। तो मुकुइंग कहती है, पूछो। तो जियान कहता है, क्या आप अभी के लिए मेरी मुलाकात फैंग जुनजे से करा सकती हैं? मुझे उनसे काम है। मुकुइंग कहती है, आखिर तुम हो कौन और तुम टीचर से क्यों मिलना चाहते हो? तो जियान कहता है, मैं उनके किसी पुराने दोस्त का डिसाइपल हूँ। मेरे मास्टर ने कहा था अगर मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं उनके पास जाऊँ, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। मुकुइंग सोच में पड़ जाती है। माना कि जियान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था एंड वो जियान से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी थी, बट वो ऐसे किसी को भी अपने टीचर की करंट लोकेशन नहीं बता सकती थी। लेकिन जियान ने कहा था कि वो उनके किसी ओल्ड फ्रेंड का डिसाइपल है। कहीं ये बात सच निकली तो मास्टर मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं कि मैंने उनके ओल्ड फ्रेंड के डिसाइपल की हेल्प नहीं की। अब मुझे क्या करना चाहिए? काफ़ी सोचने के बाद वो एक डिसीजन लेती है एंड कहती है, जियान देखो, मास्टर कभी एक जगह पर रुकते नहीं हैं, वो हमेशा पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें उनसे सच में मिलना है तो तुम आज से 3 महीने बाद वाइन लाइटिंग पैविलियन के ईस्टर्न रीजन के पैविलियन में आ सकते हो। जियान शॉक के साथ कहता है, बट ऐसा क्यों? जहाँ तक मुझे पता है तुम फॉलिंग स्टार पैविलियन से हो, तो एल्डर फैंग जुनजे भी फॉलिंग स्टार पैविलियन से होंगे ना, तो मैं उनसे वाइन लाइटनिंग पैविलियन में जाकर क्यों मिलूं? तो मुकुइंग कहती है, आज से 3 महीनों बाद चारों पैविलियन की ग्रैंड मीटिंग है। वहाँ पर चारों पैविलियन के बेस्ट डिसाइपल आपस में फाइट करते हैं। वहाँ पर लगभग सभी इंपॉर्टेंट लोग मौजूद होते हैं एंड वहाँ पर मेरे टीचर भी मौजूद होंगे, तुम उनसे वहाँ पर मिल सकते हो। जियान कहता है, क्या उनसे मिलने का कोई और रास्ता नहीं है? तो मुकुइंग कहती है, देखो, पहली बात तो तुमने अपने टीचर का नाम मुझे नहीं बताया, तो मैं तुम पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती हूँ। एंड दूसरी बात, मास्टर के कई सारे फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे में तुम उनके किसी नॉर्मल फ्रेंड के भी डिसाइपल हो सकते हो। मास्टर अभी ट्रेनिंग में बिजी होंगे, तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि उनके किसी नॉर्मल फ्रेंड का डिसाइपल आकर उन्हें परेशान करे। एंड इसके लिए शायद वो मुझे पनिश भी कर सकते हैं। जियान हाँ में सिर हिला देता है। वैसे तो जियान अच्छी तरह से जानता था वाइन लाइटनिंग पैविलियन में जाना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, बट जियान के पास और कोई चारा भी नहीं था। जियान मुकुइंग को मास्टर याओलाओ का नाम नहीं बता सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी पूरी जिंदगी खतरे में आ जाती। एंड इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि जिस फैंग जुनजे के बारे में मुकुइंग बता रही है वो मास्टर के फ्रेंड ही हो। इसलिए जियान अभी उनका नाम किसी को नहीं बताना चाहता था। उसके लिए जियान अपनी जान दांव पर रखकर वाइन लाइटनिंग पैविलियन में जाने का रिस्क भी ले सकता था। मुकुइंग कहती है, जियान तुम पहले से वाइन लाइटनिंग पैविलियन के दुश्मन बन चुके हो, तो तुम्हारे लिए ये बहुत खतरनाक होगा कि तुम वाइन लाइटनिंग पैविलियन में जाओ। फिर भी क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहोगे? तो जियान कहता है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। तो मुकुइंग कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बट हाँ, वाइन लाइटनिंग पैविलियन में जाते वक्त ये बात याद रखना, वहाँ पर ग्रैंड मीटिंग के दौरान पेटियान भी मौजूद होगा। साथ ही साथ वाइन लाइटनिंग पैविलियन के 2 और रीजन के चीफ भी मौजूद होंगे एंड स्पेशली वहाँ पर मौजूद होगा वाइन लाइटनिंग पैविलियन के ईस्टर्न रीजन के पैविलियन का हेड लाई जुनजे, जिससे फाइट करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बिकॉज वो एक डाउजॉन लेवल का वॉरियर है। तो जियान कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं सोच समझ कर ही कोई भी कदम उठाऊंगा। अभी के लिए जियान को वाइन लाइटनिंग पैविलियन में जाने से उतना डर नहीं लग रहा था, बिकॉज वो अच्छी तरह से जानता था फैंग जुनजे मास्टर के बेस्ट फ्रेंड हैं एंड उन दोनों में भाइयों से भी गहरा रिश्ता है। ऐसे में अगर उन्हें पता चलेगा कि जियान उनके ओल्ड फ्रेंड याओलाओ का डिसाइपल है, तो वो लाई जुनजे से जियान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड जहाँ तक जियान ने मास्टर के मुंह से सुना है,
फैंग जुनजे बहुत ही पावरफुल हैं, इसलिए जियान को उनके होते हुए लाई जुनजे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुकुंग अब वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो रुकती है एंड कहती है, जियान मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हुए तुम्हें मिस फैंग और वैंग चैन से केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है वो दोनों तुम्हें मारना चाहते हैं एंड तुम्हें मारने की हर कोशिश करेंगे। जियान भी हाँ में सिर हिला देता है। मुकुंग वहाँ से चली जाती है। तभी जियान की नज़र सामने पड़ती है। वो देखता है उन लोगों के अलावा 2 और लोग इस चैलेंज को पार कर चुके हैं। तभी मुकुंग कहती है, चलो जियान वापस चलते हैं, अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। तो जियान हाँ में सिर हिला देता है। वो दोनों वापस से उसी जगह पर लौट आते हैं। जियान मिस फैंग एंड वैंग चैन को देखता है, जिनकी आंखों में उसे मारने की तलब दिख रही थी। जियान कहता है, वैसे तो मैं तुम दोनों से पंगा लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग मुझसे पंगा लोगे तो मैं तुम लोगों को ये ज़रूर दिखा दूंगा कि याओ लाओ को डिसाइपल कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। ये बात जियान ने अपने मन ही मन कही थी, इसलिए वैंग चैन और मिस फैंग ये बात नहीं सुन पाए थे। अब जियान नीचे देखता है, जहाँ पर एक वॉरियर इस माउस टाइड को पार करने की कोशिश कर रहा था एंड शॉकिंगली वो अब अकेले एक 6 स्टार डाउहोंग होने के बावजूद इस माउस टाइड को पार कर पा रहा था। ये देखकर जियान थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ में आ जाता है उसने अपने टाइगर लायन गोल्ड शैटरिंग रोर का यूज़ कर अनजाने में इन लोगों की काफ़ी बड़ी हेल्प कर दी है एंड अब इसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। लेकिन वो अभी के लिए 6 स्टार डाउहोंग ही था, इसलिए सक्सेस से बस कुछ कदम पीछे होने पर वो हार जाता है एंड फाइनली पीछे फेंका जाता है। उसके मुंह से खून आने लगता है एंड वो लगातार खून की उल्टियाँ करने लगता है। जियान देखता है अभी के लिए ऊपर पहले से ही 9 लोग हो चुके थे एंड अभी यहाँ पर 2 माउस और होने वाले थे। अगर उन माउस को मिला दिया जाए, यानी 10 से 2 नंबर कम कर दिए जाएं, तो उनके पास बस 8 लोग ही बचेंगे जो ब्लड पूल के अंदर एंटर कर पाएंगे। मतलब इन 9 लोगों में से किसी एक को हार मानकर आज यहाँ से लौटना होगा, वो भी खाली हाथ। लेकिन वो लोग इस पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। वहीं हमें जिनशी को दिखाया जाता है, जो अब बाकी लोगों की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं ये चैलेंज अभी यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैलेंज को पहले ही 8 से ज़्यादा लोग पार कर चुके हैं, इसलिए तुम लोगों को अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और जो लोग घायल हैं उनकी हेल्प के लिए हमारे गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब के लोग आ जाएंगे एंड उनकी हेल्प करेंगे। जिसके बाद जिनशी इशारा करते हैं एंड फिर अपने कुछ माउस साथियों के साथ वो लोग ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जहाँ पर अभी के लिए चैलेंज को पार करने वाले सभी वॉरियर्स खड़े हुए थे। सभी लोग ऊपर आए जिनशी को देखने लगते हैं, लेकिन वो उनमें से कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। सभी अच्छी तरह से जानते थे अगर उन्होंने जिनशी को ऑफेंड कर दिया तो ये उन पर काफ़ी भारी पड़ सकता था। जिनशी उन सभी को देखता है एंड उन सभी से कहता है, तुम सभी मेरे पीछे आओ। जिसके बाद जिनशी आगे आगे चलने लगता है एंड सभी लोग उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ जंगलों को पार करते हुए फाइनली वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक माउंटेन था एंड वहाँ पर कई सारी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सभी लोग उन सीढ़ियों को चढ़ते हैं एंड फाइनली माउंटेन के टॉप पर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक काफ़ी बड़ा वॉल्केनो देखने मिलता है। उस वॉल्केनो में ही एक छोटा सा तालाब बना हुआ था, इसके अंदर रेड कलर का लिक्विड भरा पड़ा था, बट उसके अंदर से कोई स्पेशल एनर्जी बाहर नहीं आ रही थी। उससे ज़्यादा स्पेशल एनर्जी तो यहाँ मौजूद हवा में मौजूद थी, इसलिए जियान को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जिनशी कहते हैं, अभी एनर्जी टाइड इस माउंटेन के नीचे है। जैसे ही वो इस माउंटेन के लेवल तक आएगी, उसकी सारी एनर्जी इस वॉल्केनो में इकट्ठा होने लगेगी एंड वॉल्केनो से इस ब्लड पूल में चली जाएगी। उसी टाइम पर तुम लोगों को इसके अंदर एंटर करना है एंड याद रखो, जो तुम्हें लावा देख रहे हो वो ब्लड पूल नहीं है, बल्कि तुम्हें इस लावे के अंदर जो छोटा सा पूल दिख रहा है वही ब्लड पूल है। इसका साइज 10 मीटर्स है, जो ऊपर से देखने में 10 फीट जितना ही लगता है। एनर्जी टाइड के यहाँ पर पहुँचने के बाद इसके अंदर एनर्जी आती है, इसलिए अभी के लिए ये एनर्जी लेस लग रहा है।
बिकॉज अभी तक इसके अंदर वो एनर्जी आई ही नहीं है। उस एनर्जी के आने के बाद ही तुम लोगों को इसके अंदर एंटर करना है, तभी तुम लोगों को इसका बेनिफिट होगा। जियान उस लावे को ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है इसके अंदर फायर पॉइजन है, बट हाँ ये लावा ट्रेनिंग के लिए काफ़ी अच्छा था। तभी जिनशी कहते हैं तुम लोग जो इस हेवन आई ब्लड पूल के इंटीरियर को देख रहे हो उसके अंदर काफ़ी खतरनाक फायर पॉइजन है। इस ब्लड पूल के अंदर एंटर करने के बाद तुम लोगों को बस 3 दिन में इससे बाहर आ जाना चाहिए। अगर तुम 3 दिन तक इसके अंदर रहते हो तो तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट 3 दिन से अगर 1 घंटा भी ज़्यादा हुआ तो इसका तुम्हारी बॉडी पर बहुत ही खतरनाक असर हो सकता है। ये फायर पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, जिसके बाद तुम्हारे टीचर भी अगर इसे तुम्हारी बॉडी से निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। इसे बस कुछ हाई लेवल के एल्केमिस्ट ही बाहर निकाल सकते हैं। मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं, मेरा काम तो बस तुम लोगों को वार्निंग देना था। अब तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि तुम लोगों को आगे क्या करना है। एंड हाँ, तुम लोगों में से बस 8 लोग ही ब्लड पूल के अंदर एंटर कर पाएंगे, लेकिन तुम लोग तो 9 लोग हो। तुम आपस में डिसाइड कर लो कौन इस ब्लड पूल के अंदर एंटर करेगा। जिसके बाद वो जियान की तरफ देखते हैं एंड उसे अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। जियान उनके पीछे चला जाता है। वो जियान को एक जगह पर लेकर आते हैं। वहाँ पर शॉकिंगली जिनगू भी मौजूद थे, जिनसे जियान की मुलाकात मेज के बाहर हुई थी। जिनगू कहते हैं क्या तुम्हें पता है हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो जियान कहता है यहाँ तक मुझे समझ में आया है आप लोगों ने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं जिनशी की इंटरनल इंजरी को हील कर सकूं। तो जिनशी कहते हैं हाँ, क्या तुम मुझे हील कर सकते हो? ये सुनकर जियान जिनशी का हाथ पकड़ लेता है एंड अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसकी बॉडी को चेक करने लगता है। तो गाइज आपको क्या लगता है जियान जिनशी को हील कर पाएगा या नहीं? एंड क्या होगा जियान की आगे की जर्नी का इंजाम? क्या जियान कभी फैंग जुनजे से मिल पाएगा?